हाँ स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने देखा था डेफिनेशन, कौन कौन सी हमारी जीएसटी से रिलेटेड डेफिनेशन थी उन पे डिस्कस किया था। आज हम बात करते हैं सप्लाई पर। सप्लाई का अर्थ क्या है, सप्लाई पर डिस्कस करते हैं और उसकी विशेषताएं क्या हैं, क्या क्या विशेषताएं उन पर आज हम बात करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास सप्लाई क्या है। देखिए, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो कहते हैं कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई भी प्रोडक्ट अगर देता है तो उसे क्या कहते हैं, सप्लाई। मैंने मटेरियल उठाकर किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया, वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, सप्लाई में। बट जीएसटी की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर सप्लाई का मीनिंग हमें ध्यान रखना होगा और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर डिसीजन लेना होगा, ना कि नॉर्मल जो हम लेते हैं सप्लाई, किसी को भी हम देकर आगे या दे दिया या ले लिया उससे, तो वो सप्लाई की कैटेगरी में नहीं है। मटेरियल को देना लेना या कुछ भी चीज़ दे के आ गए आप तो सप्लाई नहीं है, कहते हैं ना सप्लाई करके आ गया मैं तो सप्लाई। यहाँ पर सप्लाई के लिए जीएसटी में, जीएसटी के रूल के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना होगा। तो आज हम बात करते हैं उसी पर कि सबसे पहले तो सप्लाई का अर्थ क्या है। तो देखिए, यहाँ पर सप्लाई आती है आपकी आपूर्ति का अर्थ अंडर सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग दे रखा है। एक व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के सामान्य प्रगति के लिए, अपने व्यवसाय की तरक्की के लिए अगर कोई भी मटेरियल, माल और सेवा अगर लेते हैं तो वो किस में आती है, गुड्स की, इसमें आपूर्ति की कंडीशन में आएगी, आपूर्ति कहलाएगी। जैसे मैंने अपने व्यवसाय की तरक्की के लिए कोई मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया और उससे मैंने मैन्युफैक्चरिंग करके उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा, जिससे मेरी व्यवसाय ऊपर की तरफ गया, बढ़ा, मेरा व्यवसाय फैलता गया। जैसे मैं रॉ मटेरियल कपड़ा लेता हूँ और शर्ट बनाकर मार्केट में बेचता हूँ, इससे मेरे व्यवसाय की तरक्की होगी, तो इसे यहाँ क्या माना जाएगा, कपड़े को आपूर्ति माना जाएगा। सेकंड दिया है प्रतिफल के बदले में सेवाओं का आयात होना। अच्छा, यहाँ पर प्रतिफल के बदले में जो सेवाएं हैं, अच्छा यहाँ जो पहले दी है इसके अंदर व्यवसाय में यूज़ होना आवश्यक है, व्यवसाय के लिए होना चाहिए, ठीक है, लाभ के लिए होना चाहिए। यहाँ दे रखा है प्रतिफल की सेवाओं का आयात करना, आयात और निर्यात। यहाँ पर व्यवसाय के लिए यूज़ हो या ना हो, बट आयात अगर किया है तो वो किसकी डेफिनेशन में आएगा, आपकी आपूर्ति की कंडीशन में आएगा यहाँ पर। और इसी तरह से शेड्यूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग भी आपको इसमें शामिल किया जाता है। तो यहाँ दे रखा है आपको आपूर्ति का अर्थ अंडर सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं यहाँ पर विशेषताएं क्या हैं इसकी, आपूर्ति की। तो आपूर्ति की विशेषताएं जिनको हमें ध्यान रखना है, इन पॉइंटों को ध्यान रखना है, जीएसटी के अकॉर्डिंग आपूर्ति किसे कहेंगे। तो आपूर्ति की कुछ कंडीशन है, इन कंडीशन को फुलफिल कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो किस में आ जाएगी, आपकी आपूर्ति में, यानी हम उसे विशेषताएं कह सकते हैं। जो डेफिनेशन आपको जीएसटी ने दी है उसकी विशेषताएं बनी है। तो पहला दिया है आपूर्ति का व्यवहार माल और सेवा दोनों से संबंधित होना चाहिए। किससे संबंधित होना चाहिए, आपूर्ति का व्यवहार माल और सेवा दोनों से संबंधित होना चाहिए, जिसके अंदर माल की डेफिनेशन में आने वाली और सर्विस जो आपकी किस में आनी चाहिए, गुड्स की डेफिनेशन जो हमने आपके डेफिनेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ी थी 3rd वीडियो के अंदर, वहाँ पर दे रखी है हमने गुड्स की डेफिनेशन, जिसमें गुड्स की डेफिनेशन में जो मटेरियल जो आते हैं उनको उसमें शामिल किया, परंतु उसमें प्रतिभूति इसमें शामिल नहीं की गई है। तो अगर आपने प्रतिभूति इसमें सप्लाई की है या प्रतिभूति के बदले में दिया है, एक्सचेंज करते हैं और उसमें प्रतिभूति लेते हैं और देते हैं, तो प्रतिभूति माल की डेफिनेशन में नहीं आती, सो उसे आपूर्ति नहीं माना जाएगी। उसको छोड़कर जो भी माल और सेवा की डेफिनेशन में आती है उसे सप्लाई किया जाता है, तो वो किस में माना जाएगा, आपूर्ति की स्थिति में माना जाएगा, आपूर्ति मानी जाएगी। सेकंड हमारे पास है आपूर्ति कर योग्य व्यक्ति द्वारा की जाए। आपूर्ति किसके द्वारा होनी चाहिए, कर योग्य व्यक्ति। वही 3rd डेफिनेशन, 3rd जो हमने आपको वीडियो दिया था उसी के अंदर मैंने इसको बताया हुआ है कि आपूर्ति, सबसे पहले तो व्यक्ति की डेफिनेशन दी है। व्यक्ति किसे कहेंगे, तो व्यक्ति में हमारे पास वहाँ हमने मेंशन किया था इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, एटसेट्रा। तो ये व्यक्ति की डेफिनेशन में आती है। और व्यक्ति भी कौन सा, कर योग्य व्यक्ति। तो कर योग्य व्यक्ति किसे, ये भी हमने वहां पर डेफिनेशन में बता रखा है। फिर भी मैं बताता हूं, कर योग्य व्यक्ति में किसे शामिल किया है, जिसने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, किसने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, रजिस्टर्ड पर्सन है, वो कर योग्य व्यक्ति की डेफिनेशन में आएगा। और उसके लिए भी यहाँ पर दे रखा है या तो रजिस्ट्रेशन करवा रखा हो या मिनिमम जो आपकी अमाउंट होती है उस अमाउंट से ज़्यादा का टर्नओवर आपका है तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। तो कुल मिलाकर हम यहाँ कहते हैं
कि उसका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। अगर उस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन है तो किस में आ जाएगा, वो कर योग्य व्यक्ति में आ जाएगा। तो कर योग्य व्यक्ति होना चाहिए, जो भी सप्लाई करने वाला व्यक्ति है वो कौन होना चाहिए, कर योग्य व्यक्ति होना चाहिए आपूर्ति। ठीक है। नेक्स्ट, आपूर्ति सामान्य प्रतिफल के बदले में होनी चाहिए। जो आपने सप्लाई की है उसके बदले में क्या होना चाहिए, प्रतिफल होना चाहिए, पैसा आना चाहिए या कोई और वस्तु होनी चाहिए। एक्सचेंज बार्टर सिस्टम भी यहाँ पे चल सकता है, आप उसके बदले में कुछ और दे सकते हैं। जैसे गेहूं देके आपने चावल ले लिया, चावल देके आपने गेहूं ले लिया, एटसेट्रा। परंतु यहाँ दिया है कि इस अधिनियम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो जिसमें प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है, बिना प्रतिफल के आप दे सकते हैं, तो वो भी किस में आ जाएगी, यहाँ पर सप्लाई में। यहाँ हम ले सकते हैं बिना प्रतिफल के, यानी प्रतिफल होना आवश्यक है। तो जैसे हम कह सकते हैं मिस्टर एक्स जिन्होंने अपनी पुरानी कार एक चैरिटी में किसी ट्रस्ट को गिफ्ट में दे दी और उसके बदले में पैसा नहीं लिया, तो ये क्या हो गई, आपकी सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएगी, चाहे वो व्यवसायी है बट उसने बिना उसके दिया। तो व्यक्ति नॉर्मल इस डेफिनेशन में शामिल नहीं किया गया क्योंकि उसमें प्रतिफल नहीं है। प्रतिफल नहीं है तो आपूर्ति नहीं मानी जाएगी। सेकंड दिया है यहाँ पर, आपूर्ति व्यवसाय के दौरान अथवा व्यवसाय की प्रगति के लिए होनी चाहिए। आपूर्ति जो आपने की है वो किसके लिए होनी चाहिए, व्यवसाय के लिए होनी चाहिए, व्यवसाय की प्रगति के लिए होनी चाहिए, जिससे आपका व्यवसाय तरक्की करता हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर यहाँ पर मान सकते हैं कि मैंने किसी से कार खरीदी और कार खरीदकर रजिस्टर्ड पर्सन से कार खरीदी और किसको दी है, किसी थर्ड पर्सन को दी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपूर्ति मानी जाएगी। बट एक व्यक्ति से मैंने कार को परचेज किया, या मिस्टर एक्स जो एक व्यक्ति हैं उन्होंने कार को सेल किया, किसी कंपनी को दिया, तो यहाँ पर वो कौन नहीं है, कर योग्य व्यक्ति की डेफिनेशन में नहीं आते। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या नहीं मानी जाएगी, व्यवसाय के दौरान व्यवसाय की प्रगति के लिए नहीं मानी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, आपूर्ति इस अधिनियम के तहत कर योग्य होनी चाहिए। जो आपने सप्लाई किया है वो सप्लाई यहाँ पर टैक्सेबल होनी चाहिए, इस अधिनियम के अंदर उस पर टैक्स लगता हो, वो टैक्सेबल कैटेगरी में आती हो। हमारे यहाँ पर जैसा मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं, हमारे यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें टैक्सेबल नहीं माना है, जीएसटी में शामिल नहीं किया है। कुछ गुड्स ऐसे हैं जिन्हें शामिल नहीं किया, जैसे पेट्रोल है, आपके नशीले पदार्थ वगैरह, जो आपका शराब, इसको भी शामिल नहीं कर रखा। तो अगर आप इनको सप्लाई करते हैं तो ये गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आते, यानी यहाँ पर जीएसटी में उसको टैक्सेबल नहीं किया गया है, तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा अगर आप उसकी सप्लाई करते हैं तो। नेक्स्ट दिया है, कर योग्य क्षेत्र में ही आपूर्ति की जाए। जो आप सप्लाई कर रहे हैं ये सिर्फ टैक्सेबल या ऐसा एरिया जहाँ पर हमारा ही तरह का जीएसटी वहाँ पे भी अप्लाई होता हो। जिस शहर में, जिस देश में हम व्यापार कर रहे हैं उस देश के अंदर भी यही कि जैसे जीएसटी हमारे देश में और हम यहाँ से दूसरे देश में व्यापार कर रहे हैं, उस देश में भी जीएसटी चल रही है, तो वहाँ पर आपूर्ति मानी जाएगी। बट ऐसे देश में जहाँ पर जीएसटी नहीं लगता और वहाँ पर कोई और रूल चलता है सप्लाई करने पर या परचेज और सेल करने पर गुड्स के लिए, जैसे हमारे पहले वेट वगैरह चला करता था, ठीक है, वैसे के वैसे वहाँ पर कोई और रूल चलता है, जीएसटी नहीं अप्लाई है, तो फिर उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप अमेरिका के अंदर गुड्स को सप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हम किस कैटेगरी में नहीं मानेंगे उसको, अमेरिका को। अमेरिका जीएसटी वहाँ पर अप्लाई नहीं होता। अगर हम वहाँ से सप्लाई करते हैं या वहाँ से कोई चीज़ हमारे यहाँ आती है तो वो आपूर्ति की कैटेगरी में नहीं आएगी। बट आयात करने पर तो आपने पहले भी पढ़ा है किस में आती है, सप्लाई की कैटेगरी में मानी गई है। बट हम ऐसे देश में करते हैं जहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, जहाँ पर जीएसटी अप्लाई नहीं होता, वहाँ पर सप्लाई आपूर्ति नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके क्षेत्र की, कितने क्षेत्र हैं, किस किस क्षेत्र में क्या क्या जीएसटी के अंदर आता है, उस वीडियो पे उसमें बात करेंगे। हाँ, आपने अगर ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल बटन दबा लीजिए, ताकि आगे जो नेक्स्ट वीडियो आती रहेंगी जीएसटी से रिलेटेड उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।